और आज तक पर इस वक्त की बड़ी खबर सीधे अफगानिस्तान से। पूरे काबुल पर, पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है। बड़ी खबर, राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। उनके साथ साथ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह भी अब अफगानिस्तान में नहीं है। इसी बीच तालिबान ने काबुल में रात का कर्फ्यू लगा दिया है ताकि कोई अपने घरों से ना निकले। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ज्यादातर अफगानिस्तान के बड़े नेताओं ने देश छोड़ दिया है और राष्ट्रपति अशरफ गनी का जो महल है या राष्ट्रपति भवन जो है उस पर भी अब तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। साल तक प्रजातंत्र को मजबूत जड़ें देने का अमेरिका ने प्रयास किया, विश्व ने प्रयास किया, लेकिन 20 दिनों से कम में सब अब कहा जा रहा है खत्म हो गया। बड़ी खबरें, काबुल पर तालिबान का कब्जा। आज अफगानिस्तान की बड़ी खबर, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। काबुल पर तालिबान का कब्जा अब पूरा हो चुका है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह की भी अफगानिस्तान छोड़कर ताजिकिस्तान जाने की खबर है। राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंशियल पैलेस पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने अपना आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। काबुल में आज से नाइट कर्फ्यू लागू, तालिबान का यह नया फरमान। इसके अलावा मज़ार शरीफ पर भी तालिबान का कब्जा अब पूरा हो गया है। कहा यह जा रहा था कि मज़ार शरीफ से सेना प्रयास करेगी एक बार फिर, लेकिन बगराम जेल पर तालिबान का कब्जा। बड़ी खबर, बगराम जेल में अलकायदा के कई आतंकवादी, हाई वैल्यू आतंकवादी उस समय उस जेल में बंद थे, लेकिन तालिबान ने उनको निकलवा दिया वहां से। जेल अब पूरी तरह से खाली है। बड़ी खबर क्या है, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर ताजिकिस्तान भाग गए, उनके साथ उपराष्ट्रपति भी देश छोड़ गए हैं। यह खबर है। तालिबान का दावा है कि अब उसने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। रात 9 बजे से कर्फ्यू लग गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जलालाबाद की सड़कों पर हथियार लेकर आजाद घूमते तालिबानी आतंकवादी मुनादी कर रहे हैं कि अब अफगानिस्तान तालिबान का गुलाम है। पूरे अफगानिस्तान में दनादन निकलते ये तालिबानी काफिले ऐलान कर रहे हैं कि अब अफगानिस्तान में रहना है तो तालिबान तालिबान कहना होगा। क्योंकि अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और काबुल में घुसकर गनी सरकार को सरेंडर की पोजीशन में ला खड़ा कर दिया है। तो अब तालिबान उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो पहुंचना चाहता था। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने आज तक को 2 दिन पहले ही अपनी योजना बता दी थी। We are not negotiation to be part of the Kabul administration. The negotiation is to agree on a new government, on a new political roadmap to replace this administration, a government which will be acceptable to all Afghans. That is the solution. काबुल पर फाइनल हमले से पहले तालिबान ने अफगान सरकार को चुपचाप सत्ता छोड़ देने का अल्टीमेटम दिया है। तालिबान ने एक बयान में कहा है कि लड़ाकों को अभी काबुल शहर के गेट्स पर खड़े रहने के निर्देश दिए गए हैं। तालिबान ने कहा है कि हमारा किसी से बदला लेने का कोई इरादा नहीं। सरकार और सेना में नौकरी करने वालों को माफ कर दिया जाएगा।
काबुल में लोगों को डरने की जरूरत नहीं और किसी को भी डर से देश छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तालिबान की इस अपील का कोई खास असर नहीं हो रहा। तालिबान की मजबूत होती पकड़ के बीच घबराए हुए सरकारी कर्मचारी दफ्तरों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। इस समय काबुल को छोड़ के अफगानिस्तान के तमाम बड़े शहर जो है वो तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। तालिबान की सेनाएं कुछ ही दूरी पर हैं और अगर वो काबुल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं जो उनके लिए बहुत अहम है, तो सीट ऑफ गवर्नेंस, सीट ऑफ अथॉरिटी एंड सीट ऑफ पावर उनके हाथ में आ जाएगा। और अगर ये उनके हाथ में आ जाता है तो वास्तव में गनी सरकार का वो अंत होगा और अफगान नेशनल आर्मी का भी एक किस्म से अंत होगा। तालिबान जुबान भले ही शांति से हस्तांतरण की कर रहा हो, लेकिन उसने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के लिए जो खून खराबा मचाया है, उससे एक बात तो साफ है कि अब गनी सरकार के पास तालिबान के आगे सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। खुद गनी को इसका एहसास हो चुका है। زموږ هیواد افغانستان پر موږ د تپل شوي جګړې له کبله د بې ثباتۍ له جدي خطر سره مخ دی. زه د ټول افغانستان په وضعیت خبر یم. د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکي شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم او ټپیانو ته یا عاجله روغتیا غواړم. زموږ هڅه دا ده چې دغه وضعیت له امله بېځایه شویو هیوادوالو ته لازمه رسیدګي وکړو. په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मानसिक तौर पर शनिवार को ही हथियार डाल दिए थे जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, और अब अफगान सरकार ने यह संकेत भी दे दिया है कि वो तालिबान को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। यानी अब कौन सा पल अफगानिस्तान की आजादी का आखिरी पल हो, कोई नहीं जानता। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और आज तक पर हम आपको अमेरिका में इस समय इसके बारे में क्या सोच है ये आपको बताएंगे। हम आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या सोच है, भारत में क्या सोच है, कनाडा में क्या सोच है। हमारे साथ कई विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। अब्दुल समद याकूब प्रवक्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के, इमरान खान की पार्टी के, वो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय जैन भटोरिया बाइडेन टीम के सदस्य है, अमेरिका कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत अहलुवालिया सदस्य है रिपब्लिकन पार्टी के, वो वर्जीनिया अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जेद्दा सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी रक्षा विशेषज्ञ है, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास अजय जैन भटोरिया जी, आप ही से जानना चाहूंगा, आज से 1 महीना पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यह दावा कर रहे थे कि बहुत मजबूत है अफगानिस्तान की सेना, 3 लाख है अफगानिस्तान की सेना, नहीं घुटने टेकेगी तालिबान के सामने। जो साइगोन 1975 में हुआ वो 2021 में नहीं होगा अफगानिस्तान में, लेकिन वही हुआ आज अफगानिस्तान में। जो नाक अमेरिका की कटी, वहां पर वही नाक आज फिर कटी साइगोन के बाद काबुल में। भटोरिया जी, गलत जानकारी थी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। नमस्ते। सबसे पहले तो सभी हमारे सुनने वाले को बहुत बहुत 75th इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की बधाइयाँ। आज से हम ये देख रहे हैं कि आज से अमेरिका के 4 राष्ट्रपति के टर्म में 20 साल से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया अरबों डॉलर का टू ट्रेन 300,000 से ज़्यादा अफगानी फोर्सेस को और उनकी रक्षा बल को। लेकिन ये जो एस्टिमेट था कि ये कम से कम 6 महीने लास्ट करेगी फाइट में, ये बहुत जल्दी एस्टिमेट जो है ये चेंज हो गया और ये अफगानी फोर्सेस अपने देश को रक्षा करने में असमर्थ रही है और ये बहुत तेज़ी से हुआ है। लेकिन ये बात ये है कि अमेरिका और जो विड्रॉल था वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दोहा पीस अकॉर्ड में साइन किया था कि मई 31 तक अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ करेगी और उसके बाद में
जो उनका प्लान था, पीस प्लान, वो था। तो ये सब चीजें इनको देखते हुए बाइडेन ने जो नाक कटी अमेरिका की, देखिए ये प्रजातंत्र की हार है, अमेरिका की भी हार है। जो नाक कटी थी अमेरिका की वियतनाम में 1975 साइगोन में, तारिक फतेह हमारे साथ जुड़ रहे कनाडा से, क्या वही नाक कटी है आज अमेरिका की काबुल में? तारिक फतेह, क्या इसे आतंकवाद की जीत, क्या इसे आतंकवाद की जीत और प्रजातंत्र की हार के रूप में देखा जाएगा? तारिक फतेह जी, आपका क्या असेसमेंट है? चाहे 1 साल हेलो जी, देखिए, ये वियतनाम से ज्यादा बदतर डिफीट है, क्योंकि अमेरिका इससे पहले भी जूते खा चुका है, इराक में खा चुका है, सीरिया के अंदर, जहां जहां उसने अपनी आर्मामेंट इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल रखने के लिए किया है, वहां उसने जूते खाए हैं। और आज से नहीं, ये साउथ कोरिया, ताइवान, आप जहां जहां वियतनाम देखिए, साउथ अफ्रीका देखिए, अंगोला, जिधर जाइए जहां अमेरिका का हाथ लगता है वहां के लोग झुलस के मर जाते हैं। ये बहुत पुराना वाकया, पहले इस्तेमाल करते थे अमेरिकन कोल्ड वॉर के अंदर, और ये तो इतना खुल के उनके सामने आया है कि ये जो बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेन करने में, इन्होंने किसी को ट्रेन नहीं किया, इन्होंने ठेके दिए प्राइवेट अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स को के जाके ट्रेन करो। इन्होंने जाते हुए 5000 गाड़ियों की चाबी के गुच्छा लेके भागे ये अमेरिकन वहां से। तो ये सिर्फ एक, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, समीर अमीन बहुत बड़े फिलोसफर मिस्र के हैं जो सेनेगाल में थे, उन्होंने कहा शुमाल की फौजों से कभी जनूब के लोगों को आजादी नसीब नहीं मिलेगी। बड़ी बात। जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी आजादी शायद कोई और ठेके से ले आएगा, नहीं होगा। ये आप देखिएगा कि यही बाइडेन इलेक्शन लड़ेंगे और उस वक्त तक अमेरिकी भूल जाएंगे। एक अमेरिकन का फुटबॉल गेम में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उसे ये नहीं पता होता कि बॉर्डर के शुमाल में कनाडा है या लेकिन पुनीत आलूवालिया, जो बाइडेन की टीम ब्लेम कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को, रिपब्लिकन्स को, कि दोहा करार किया तो अमेरिका, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने केवल बाइडेन के समय हुआ। लेकिन क्या आप मानेंगे कि यह प्रजातंत्र की हार है, अफगानिस्तान की जनता, अफगानिस्तान की महिलाओं की यह हार है? पुनीत आलूवालिया सर, पहली चीज तो भारतीयों को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, और इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर 75 years of peace you have achieved in the region which is so unstable. I think ये जो हार है, ये अफगानियों की हार है, करप्शन की हार है, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस की हार है। एज अमेरिकन, एज प्राउड अमेरिकन्स, हमने अपने वहां पे सोल्जर्स निछावर कर दिए, पैसे निछावर कर दिए, पर लोगों को जब तक करप्शन की भूख नहीं जाएगी, ग्रीड की भूख नहीं जाएगी, और जो लोग यूएसए या कनाडा में बैठ के भौंकते हैं, तो उनको बोलो आप जहां से आए हो वापस वहां ही क्यों नहीं चले जाते? आप अमेरिका और कनाडा में बैठे क्यों हो? अगर आपको इतना ही इन देशों से नफरत है, तो इसकी डेमोक्रेसी में रह के आप क्यों बोल रहे हैं खुला? आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जहां पे डेमोक्रेसी जैसे भारत में है, हम खुली बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि इट इज एन अनफॉर्चुनेट फॉर अफगान पीपल एंड द पीपल ऑफ द रीजन, क्योंकि ये जो इंस्टेबिलिटी है ये सारी जगह विल स्प्रेड। बात आप कर रहे हैं, मुबारकबाद हिंदुस्तान की दे रहे हैं और इल्जाम दूसरे पे लगा रहे हैं आप। अच्छा, मेरी आपसे बात नहीं हो रही, प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक महत्वपूर्ण बात, अब्दुल समद याकूब जी, पाकिस्तान की अगर बात करें, पुनीत आलूवालिया ने कहा कि जो आग इस समय अफगानिस्तान में लग रही है वो झुलसाएगी पाकिस्तान को भी, इस रीजन को भी। पाकिस्तान सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? पाकिस्तान एक तरफ तो मुंह फुलाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फोन नहीं कर रहे इमरान खान को, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुंह फुला लेते हैं, और वहीं शिरीन मजारी आज तस्वीरें ट्वीट कर रही हैं साइगोन की भी और काबुल की भी। देखिए, कल 14 अगस्त सेलिब्रेट की थी, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था पाकिस्तान का। आज सुबह जब उठे तो सोचा कि शायद आज कहीं ब्लैक डे ही सेलिब्रेट ना करना पड़ जाए इंडिया का, लेकिन खुशी की इंतहा ना रही कि जब आज भी हमें 15 अगस्त है ना, वो फॉल ऑफ ढाका को सेलिब्रेट हम इसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से 16 दिसंबर 1971 को आपने सेलिब्रेट किया था फॉल ऑफ ढाका को। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि मुफ्ती बानी के साथ उनके हर बंदे के साथ आपका एक बंदा खड़ा था, इसी तरह आज भी हमारे दिल जो है ना हर तालिबान के साथ खड़े हैं।
मैं किसी माजरत खाना रवैये में नहीं जाता, मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ कि हमने मॉरल सपोर्ट की, हमारे दिल तालिबान के साथ थे। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि वहाँ पे नॉर्दर्न अलाइंस की हुकूमत है या वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है उनका आए, या आपका जो इंटरेस्ट हो वो गवर्नमेंट जो है ना वो वहाँ पे आके हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठ जाए, जिनको आवाम की कोई पॉपुलैरिटी, कोई वो मकबूलियत हासिल नहीं थी, सपोर्ट हासिल नहीं थी। 75,000 तालिबानियों ने यह बात साबित कर दी है कि ये अपराइजिंग आवाम की मदद के साथ पॉपुलर अपराइजिंग थी। ये पॉपुलर अपराइजिंग थी कि पाकिस्तानी सेना थी, ये पाकिस्तानी सेना की एक कारस्तानी है। और आज जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही तालिबान ने आपके आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को भी मारा था। क्या तारिक फतेह जी, आपसे जानना चाहूंगा इससे पहले कि मैं जनरल जीडी बख्शी को बुलाऊं, तारिक फतेह जी, आज पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, ताली बजा रहा है, कल यही आग पाकिस्तान को झुलसाएगी? बिल्कुल झुलसाएगी। तालिबान तो बनाया पाकिस्तान, इसमें कौन सी बात है। वो खुशी अगर कोई मना रहा है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कब खुशी नहीं मनाई? जब 10 लाख बांग्लादेश के मुसलमान मारे थे उस वक्त खुशी नहीं मनाई थी? जो बलूचिस्तान में बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और मार रहे हैं, वो उनकी खुशी है। जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इंडिया का और लाखों लोग, जैसे मोदी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 14 को वो दिन मनाया जाएगा उस बारबरिज्म का। वो तो हर वक्त हमारे पाकिस्तानियों की ये आदत है कि खुश होते हैं, बिकॉज दे आर शॉर्ट साइटेड, दे कैन नॉट सी एनीथिंग। उनकी हिंदुओं से नफरत ऐसी है कि वो बस उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। उनके जहन में ये है कि अब दाली अब फिर नया आएगा और फिर आएगा हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान को जला जाएगा, जनरल जीडी बख्शी नहीं जलाएगा सर, पाकिस्तान खुद जला हुआ है। पाकिस्तान जला देश है, क्या जलाने के लिए बचा क्या है जलाने के लिए? लेकिन जनरल जीडी बख्शी, आज जो पाकिस्तान की मंत्री शिरीन मजारी ताली बजा रही हैं, अमेरिका का तिरस्कार कर रही हैं, और यही अमेरिका जब जो बाइडेन फोन नहीं करते इमरान खान को तो मुंह फुला लेते हैं मोहिद यूसुफ, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये क्या रवैया है पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान को भी जला रहा है और खुद भी जल रहा है? देखिए गौरव, पाकिस्तान की फितरत रही है कि ये स्टैब इन द बैक करते हैं। दे हैव टेकन जो बाइडेन फॉर अ राइट, रॉयल राइट, और राइट तालिबान और पाकिस्तान ने मिलके जो बाइडेन साहब को राइट, रॉयल राइट पे लेके गए। ये देखिए, अमेरिका की कैलकुलेशन ये थी, खलीलजाद साहब की कैलकुलेशन ये थी कि अमेरिकन ट्रूप्स के जाने में और कम से कम 6-8 महीने तो अफगानिस्तान की फौज जो उन्होंने ट्रेन की थी वो रोक पाएगी, और एक डिसेंट इंटरवल होगा अमेरिकन एग्जिट में और काबुल के फॉल। उनको पक्का यकीन था कि काबुल गिरना ही गिरना, ठीक है, लेकिन एक वक्फा वो चाहते थे ताकि ये छींटे उन पे ना आए। आई एम सॉरी, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर आवर अमेरिकन फ्रेंड कि आज उनकी बहुत ऑप्टिक्स जो है दुनिया भर में, वो आपसे लोग उनको एक डिक्लाइनिंग पावर के रूप में देखेंगे। चाइना और रशिया और बाकियों से कंपैरिजन करते एक सुपर पावर के लिए इट इज वेरी बैड प्रेस। एक सुपर पावर की हार है ये। और जो अमेरिका से हमारे दोनों मित्र जुड़ रहे हैं, वो संभवतः अपने दिल में ये महसूस भी कर रहे होंगे कि अमेरिका की कितनी बड़ी हार है। लेकिन दाऊदी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या सऊदी अरेबिया में भी इस समय कुछ तनाव है ये सोचकर कि इस्लामिक कट्टरवाद तालिबान का इतना बढ़ेगा कि इससे खतरा इस्लामिक दुनिया को भी हो सकता है? सऊदी अरेबिया किस तरह से देख रहा है इसे? गौरव भाई, सबसे पहले मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पे और इंडिया और सऊदी अरब के 75 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन को कंप्लीट होने पे तमाम हिंदुस्तानियों को और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। अब रहा सवाल के सऊदी अरब में क्या सोचा जा रहा है, उस पर मैं कुछ खास कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जो माहौल देखता हूँ यहाँ पे किसी भी तरीके की कभी भी कोई मौका होता है, या आज की तारीख में भी कोई टेंशन की बात या किसी भी तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है जो आपके सवाल में है। यहाँ पे तमाम चीज़ें बहुत पीसफुल हैं, लेकिन जाहिर है कि जो डेवलपमेंट्स इतनी रैपिडली वहाँ पे आई हैं, तो ये तो एक चिंता का विषय है, मैटर ऑफ कंसर्न, नॉट ओनली फॉर सऊदी अरेबिया, तो पूरे दुनिया में और साउथ एशियन कंट्रीज में जो ये बदलाव अचानक से वहाँ पे आया। कुछ लोग कह रहे थे कि 90 डेज लग जाएंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ और वीक्स लगेंगे, लेकिन अचानक से इन तमाम चीज़ों का होना, ये एक बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है
कि हमारे सिर्फ सऊदी अरबिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान को भी इस पे अब सोचने की जरूरत पड़ेगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि ये जो आग लगी है, ये जो चिंगारियां हैं, ये किस किस को झुलसाएंगी, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इसका असर अफगानिस्तान की महिलाओं पर क्या पड़ेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। तालिबान के पीछे कौन? दुनिया मौन तो है, लेकिन क्या यह अमेरिका की हार है? क्या यह पाकिस्तान और चीन और तालिबान इनकी जीत है? इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका असर महिला सशक्तिकरण, जो पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में एक प्रयास चल रहा था, उस पर क्या असर पड़ेगा? तारिक फतेह, आप किस तरह से देखते हैं महिलाओं में जो डर है, जो खौफ है इस समय अफगानिस्तान की सड़कों पर, अलग अलग शहरों में, क्या वही काले दिन फिर लौट रहे हैं अफगानिस्तान में? जो भी समझता है कि बाइडेन साहब या उससे पहले ट्रंप या कोई भी अमेरिकन गारंटी कि औरतों की आज़ादी आएगी और वो बुर्के से निजात पाएंगी, उसको आज पता है। और हम सबको पता है कि पहली कैजुअल्टी जब भी कोई इस्लामिक गवर्नमेंट आती है तो उसमें औरतें पिटती हैं, चाहे वो ईरान में आए, चाहे सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। Women are the primary victims whenever an Islamic rule is applied in any country. ये आप देख लीजिए, हर जगह हो रहा है। अब इसमें दुख की बात ये है कि जो लोग इसमें शामिल हैं इस जिहादी एटीट्यूड के अंदर, उन्हीं को फायदा भी इसमें है, वो ही चला रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह ये पूरी गेम खेली है जी, ये तो इंडिया को परेशान होना चाहिए कि ये किस तरह खेल रहे थे। जबकि लोग कह रहे थे पिछले 10 दिन से कि पाकिस्तान मिलिट्री फौज भेज रही है तालिबान के अंदर रिक्रूट्स जी। उसका पहला जुलूस निकला क्वेटा के अंदर तालिबान का। औरतों की राइट्स क्या छोड़िए साहब, सांस लेने की जगह जिस सोसाइटी में ना हो, वहां क्या किसी की इज्जत नहीं है। किसी औरत को आप उठा सकते हैं, आप जिहाद की हालत में शरिया के मुताबिक किसी औरत को उठा सकते हैं आप। अब्दुल समद याकूब, बताइए। ये देवबंद की पढ़ाई है, ये आपकी नहीं, ये इंडिया से देवबंदी हैं सारे, ये जो तालिबान है जी। देखिए जिस तरह से तारिक अब्दुल फतेह साहब इंटरप्रेट, पाकिस्तानी सेना लड़ रही है, और ये बात तो अशरफ गनी भी कह चुके हैं, अमरुल्लाह सलेह भी कह चुके हैं कि उनके पास सबूत है कि ये पाकिस्तानी सेना की कारस्तानी है। पाकिस्तानी सेना क्या महिला के अधिकार चले गए, इस पर खुश है? शिरीन मजारी ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं। 4.25 लाख अफगान फोर्सेस जिनको 20 साल अमेरिका ने ट्रेन किया, तारिक फतेह साहब ने बता दिया कि उन्होंने कॉन्टैक्ट किए, वो 20 साल ट्रेनिंग का ये नतीजा, निकट्टू निकम्मे। अगर वो अपना मुल्क नहीं बचा सकते तो उसका इल्जाम पाकिस्तान को क्यों देते हैं आप? उसका इल्जाम उन 3,75,000 निकट्टू आर्मी को दें जो अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सके, कि जहाँ पे वो कहते हैं कि 75,000 तालिबान आ गए। अगर वो 75,000 तालिबान को काउंटर नहीं कर सके तो क्या वो डिजर्व करते थे कि वो अशरफ गनी के महल की हिफाजत करें? वहां पे करप्शन इतनी थी, आपने महल्लात की तस्वीरें देखी, पैलेसेस देखे, वहां पे एक ह्यूज गैप था अवाम में और उनके जो वार लॉर्ड्स हैं, वार लॉर्ड्स इस तरह से पैसा बना के वहां पे बैठे थे, जिनके यहाँ नहीं यूरोप में भी इस तरह की प्रॉपर्टीज है। अगर ये गैप ना होता, इस गैप को खत्म किया जाता, अवाम के मसाइल में कोई इस तरह से कोई नेशन बिल्डिंग की जाती, तो शायद तालिबान को कोई ना पूछता। लेकिन वो लोग उनसे तंग आके फाइनली उन्होंने तालिबान को एक्सेप्ट किया। तालिबान को एक्सेप्ट किया कि ये डर है जनरल जीडी बख्शी, ये डर है तालिबान का, ये डर है उन कोड़ों का जो चाहे क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे। अब क्या ये हमको देखना पड़ेगा अफगानिस्तान में, और क्या ये आग भारत को भी झुलसा सकती है? देखिए साहब, ये समद याकूब साहब की आग आज बाँछें नहीं खिल रही, बड़े खुश हो रहे। मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं कि हमने भी अफगानिस्तान को बहुत स्टडी किया है। इट इज अ प्लेस ऑफ सडन टर्न अराउंड। ठीक है साहब, 1996 में भी पाकिस्तान छलांगे मार रहा था। अब्दुल साहब हंस रहे हैं, मैं बता दूं हमने झक नहीं मारी है, अफगानिस्तान को अच्छी तरह स्टडी किया है। मेरी एमफिल उसके अंदर ही थी। इट इज अ प्लेस ऑफ सडन टर्न अराउंड। ज्यादा खुश मत होइए, ज्यादा सातवें आसमान को मत छू जाइए, आपको एम्बेरसमेंट हो। देखिए
50% अफगानिस्तान के लोग उज़्बेक, ताजिक, हजारा और इस्माइली, वो दे आर नॉट टू हैप्पी विद द तालिबान, दे नेवर वर। ठीक है, अब्दुल रशीद दोस्ताम हैज एस्केप्ड फ्रॉम मज़ार शरीफ, इट इज बिकॉज द अफगान आर्मी सरेंडर्ड टू हिम, टू द तालिबान, नॉट रशीद दोस्ताम। वो सब लोग अभी भी रिवाइव हो नहीं, लेकिन जनरल बख्शी साहब, जो खतरा है जनरल बख्शी साहब, जो खतरा है इस समय वो ये है कि तालिबान के हाथ अमेरिकी हथियार लग गए हैं और पाकिस्तान उसको भुना सकता है, क्योंकि वही लश्कर तैयबा इस समय लड़ रहा है अफगानिस्तान में, वही जैश ए मोहम्मद लड़ रहा है इस समय अफगानिस्तान में। अमेरिकी हथियार जो अफगानिस्तान की सेना छोड़कर भागी है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स, क्या वो जम्मू कश्मीर में हमारे लिए खतरा बन सकती हैं? देखिए, दैट द इम्पैक्ट ऑन इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव बिकॉज 300,000 अमेरिकन वेपन्स अपार्ट फ्रॉम द कलाश्निकोव जो वहां फ्लोट कर रही थी, वो अब अवेलेबल है इस तरफ, वहां पार यहां भेजने के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, दे आर अवेलेबल, दैट इज अ गिवन। बट लेट मी ऑल्सो टेल याकूब साहब कि इफ यू थिंक वी आर गोइंग टू फाइट डिफेंसिवली ऑन आवर ओन सॉइल, जैसे कि हमने किया पिछले 30 साल, then you are sadly mistaken. We will follow the right of hot pursuit. We will take the war into your territory. We'll make you pay. The problem in Afghanistan is the Pakistan army. To fight the Pakistan army, India does not have to go to Afghanistan. हमें अफगानिस्तान जाने की कोई जरूरत नहीं है. Your Eastern Front is adequate pressure point for India to bring to bear on Pakistan. And if you think that all that weapons will come here, and there will be no consequence. अब्दुल याकूब साहब आपको उत्तर देना चाहते हैं? जी याकूब साहब आप उत्तर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो गेम खेल रहा है ना, उससे जैसा आपको हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आप अपने जो घर के आंगन में सांप रखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पड़ोसियों को काटेगा, वो पलट के आपको भी काटेगा। मैं जीडी बख्शी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। अभी कुछ अरसे बाद जब इंडिया रिकॉग्नाइज कर लेगा तालिबान को और वर्ल्ड कम्युनिटी भी रिकॉग्नाइज कर लेगी और इंडिया का हाई कमीशन जब दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, तो अगर जीडी बख्शी साहब वहां पे आएंगे तो मैं और जीडी बख्शी साहब वहां पे काबली पुलाव जरूर खाएंगे। मैं जीडी बख्शी साहब को इतना कहूंगा, हम वहां से आप वहां आपसे लड़ेंगे नहीं वहां पे, क्योंकि ये नजर आ रहा है कि उसको तालिबान को लेजिटिमेट पोजीशन मिल जाएगी।